हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा हम अभी जो पढ़ रहे थे लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर चल रहा था, सेकंड और थर्ड हो गया है, मैंने कल ही अपलोड किया और आज जो है मैं फोर्थ लेक्चर ये अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जैसा हम इसमें पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम के अंतर्गत हमने फर्स्ट वीडियो से लेकर थर्ड वीडियो तक जो है अधिगम के जो सिद्धांत थे, थर्ड लेक्चर में जो चल रहा था अधिगम के सिद्धांत, तो अधिगम के सिद्धांत पर हमने थर्ड वीडियो में क्या किया है, उस पर कंपेयर किया है। तो सिद्धांत जो थे वो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांतों के बीच में हमने कुछ कंपैरिजन किया। और व्यवहारवादी सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में कुछ मुख्य बातें जानेंगे। उसके बाद हम जो है व्यवहारवादी सिद्धांत और जो है अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में इसके बाद वाली वीडियो में वो हम देखेंगे पूरा सारे सिद्धांत हैं क्या। तो आज हम देखते हैं कि जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं वो। और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख मिलेगा, और जाकर आप वो पहले सारे वीडियो देखिए और साथ ही फिर हम इस साथ में आगे बढ़ते हुए चलें। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। साथ ही थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे कौन। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात करें तो ये सबसे पहले क्या थे, एक जो थे ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो पहले थे ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे, इन्होंने जो है पशुओं के व्यवहार पर और सीखने की प्रक्रिया पर जोर देते समय इसी के बेस पर इनकी शिक्षा मनोविज्ञान की पूरी नींव रखी गई थी। और जो कैलिफोर्निया ये क्या थे, कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में एक शिक्षक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय था, उसके जो है शिक्षक महाविद्यालय में ये काफ़ी समय तक उसके सदस्य रहे और उसमें काफ़ी शिक्षा दी। और उसके बाद ये जो क्या थे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके थे ये। और इनका अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1874 और 1874 से लेकर 1949 तक जो है इनकी लाइफ चली थी। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है पशु के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर सारे सिद्धांत या सारे प्रयोग किए थे। और सीखने की या लर्निंग थ्योरी या अधिगम थ्योरी जो थी सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तो देखते हैं कि इन्होंने थ्योरी कैसी दी, और ये पहले जो व्यक्ति थे इन्होंने जो है अधिगम की थ्योरी दी और सारी बातें थी। इन्होंने जो नियम दिए, इन्होंने सीखने के जो नियम थे, इनके जो सीखने के नियम थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड थे। एक तो मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी, और दूसरी जो नियम थी वो सेकेंडरी, या उसी को हम गौड़ नियम भी कहते हैं। तो जो पहली मुख्य नियम थी और जो दूसरी गौड़ नियम थी, वो सारे नियम के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहले नियम की अगर बात करें तो दूसरी जो इनकी थी मुख्य नियम जो थे वो पहली थी, वो अभ्यास का नियम था। लेकिन जो अभ्यास के नियम शुरू करने से पहले एक पॉइंट और है एडवर्ड ली के बारे में। तो ये क्या थे, प्रकारवादी से संबंधित थे। प्रकारवादी जो था एक संप्रदाय था, प्रकारवादी संप्रदाय से संबंधित थे। लेकिन फिर बाद में जब व्यवहारवाद आया तो वापस ये व्यवहारवाद के साथ जुड़ गए, और साथ ही इसके बाद इस सारा सिलसिला ये सिद्धांतों का सारे ये जो प्रयोग करते चले गए और आगे काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। तो इनकी बात करें तो इनके नियमों की बात करें तो इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए। 3 मुख्य नियमों में इनका जो पहला नियम था वो अभ्यास का नियम था, और पहला जो नियम है अभ्यास का नियम है। दूसरा जो है वो है प्रभाव परिमाण या संतोष का नियम, और जो थर्ड है वो तत्परता का नियम है। तो जैसे कि मुख्य नियम में पहला नियम जैसा है अभ्यास का नियम, तो अभ्यास के नियम में इनका मानना यह था कि इन्होंने कुछ प्रयोग किया, तो इस हिसाब से इन्होंने जैसे अनुक्रिया, मैंने बताया इसके पहले वीडियो में, आपने अनुक्रिया के बारे में पूरा पता चल गया होगा आपको कि अनुक्रिया क्या होती है। तो अनुक्रिया और उद्दीपक, राइट। तो अभ्यास के नियम में इन्होंने ये देखा कि जैसे अनुक्रिया की जाती है किसके लिए, अनुक्रिया किसको कहते हैं, अनुक्रिया वो होती है जो उद्दीपक के लिए या जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है अधिगम करने के लिए, वो क्रिया जो होती है अनुक्रिया कहलाती है, ठीक। या उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो अनुक्रिया कही जाती है। तो अनुक्रिया जो है प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक प्राप्त करने के लिए जब अनुक्रिया बार बार की जाती है तो वो क्या होता है, बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति होती है। और जब बार बार इन्होंने पाया पहली बार कि बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार अभ्यास हो रहा है उद्दीपक के लिए बार बार अनुक्रिया हो रही है, बार बार उसका अभ्यास किया जा रहा है,
तो बार बार अभ्यास करने से मतलब क्या होता था, अनुबंधन मजबूत होता था, यानी कि अधिगम अच्छा होता था। लेकिन बाद में फिर जैसे इसके उलट कहते हैं, मतलब अगर अभ्यास की पुनरावृत्ति कम होती थी, अभ्यास की पुनरावृत्ति कम होती है तो क्या होगा, अधिगम कम होगा या अधिगम अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर इसके बाद कुछ दिन तक ये चला, फिर उसके बाद 1930 में या 1930 में इन्होंने इस सीखने या अभ्यास के नियम को वापस, इस पर एक बार वापस स्टडी किया, और उसके बाद इन्होंने ये पाया कि मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जो है बार बार अभ्यास के करने के बाद या अभ्यास की पुनरावृत्ति के बाद जो है कि अधिगम जो है वो पूरा अच्छे से पक्का हो जाए, या फिर अभ्यास कम करने से जो है अभ्यास कम होने की वजह से अधिगम कमजोर हो। ये दोनों जो फैक्ट्स थे, इन फैक्ट्स में इनको डाउट लगा और 1930 में इन्होंने वापस प्रयोग किया, और उस प्रयोग में मतलब इन्होंने ये पाया कि जो है कि अभ्यास जरूरी नहीं कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से जो है अधिगम मजबूत हो, या फिर अभ्यास की कमी से अधिगम जो है वीक हो। तो ये दोनों पॉइंट्स थे, तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वापस जो है 1930 में या 1930 में इन्होंने जो है वापस एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में जो है इन्होंने साबित किया कि ये जो ऐसी क्रिया नहीं हो सकती, मतलब अभ्यास की पुनरावृत्ति या फिर अभ्यास की कमी होने की वजह से जो है अधिगम नहीं हो सकता। कैसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, राइट। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर रोज करते हैं, राइट। हर बच्चा प्रेयर रोज करता है, प्रेयर लाइन में खड़े होकर हर बच्चा प्रेयर करता है। हमने भी किया होगा, हमने भी किया है, आपने भी किया होगा। तो जब बच्चा प्रेयर करता है, हर बच्चा प्रेयर करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साल भर तक वो बच्चा प्रेयर करता है, बार बार उसकी अभ्यास की पुनरावृत्ति हो रही है ना, वो प्रेयर रोज कर रहा है, रोज कर रहा है, रोज कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से काफी ज्यादातर बच्चे आपको जो मिलेंगे उनको पूरा प्रेयर या कभी भी याद नहीं होता, राइट। तो इससे क्या साबित होता है, बार बार अभ्यास करने से या अभ्यास की पुनरावृत्ति से भी अधिगम यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन इसके उलट भी ऐसी एक बात होती है कि मतलब कई चीजें या कई फैक्ट्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हमें कभी बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार हम उसको सुन लेते हैं, या एक बार हम कोई चीज ऐसा पॉइंट आ जाता है, या एक बार कोई चीज हम पढ़ लेते हैं, या कोई एक बार कोई चीज हम सुन लेते हैं अधिगम करने के उस मकसद से, तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है, वो स्थिर मतलब स्थायी रूप से हमारे ब्रेन में एकदम कैप्चर हो जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि मतलब अभ्यास की पुनरावृत्ति से और अभ्यास की कमी से अधिगम जो है घटता, मतलब अधिगम की जो अनुबंधन होता है वो अनुबंधन कमजोर या मजबूत नहीं होता। तो अभ्यास के नियम को फिर इन्होंने क्या किया, ये सारी प्रयोग करने के बाद 1930 में इन्होंने क्या किया कि अभ्यास के नियम को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब दो सब पार्ट में डिवाइड किया तो पहले पार्ट का जो नाम रखा हुआ था प्रयोग का नियम, और दूसरा नाम था जो था वो अनुप्रयोग का नियम। दोस्तों जाहिर सी बात आपको ये जो है अभ्यास का नियम सोचना हो सकता है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आए, क्योंकि मैंने काफी अच्छा कोशिश किया है। तो दोस्तों अभी दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अभ्यास का नियम हो गया। अभी अभ्यास के नियम के बाद दूसरी तरफ चलते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या फिर इसी को हम परिणाम का नियम भी कहते हैं, या फिर इसी को संतोष या असंतोष का नियम भी या सिद्ध का नियम भी कहते हैं। अब परिणाम का नियम या संतोष या असंतोष का नियम, तो संतोष और असंतोष से इसको हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। फिर वापस वही लेते हैं अनुक्रिया और उद्दीपक, राइट। वापस हम क्या लेते हैं, अनुक्रिया और उद्दीपक। तो अनुक्रिया वो क्रिया होती है जो उद्दीपक को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो अनुक्रिया होती है, राइट। लेकिन बालक को या किसी प्राणी को, बालक को जो अनुक्रिया करवाई जा रही है, बालक को उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया करवाई जा रही है, क्या वो अनुक्रिया उस बालक के एप्रोप्रिएट है, मतलब क्या वो बालक के लिए वो कंफर्टेबल है जो अनुक्रिया बालक कर रहा है, क्या बालक को अनुक्रिया करने से संतोष है। तो इसमें यह है कि मतलब अगर अनुक्रिया करने पर अगर बालक संतोष है, मतलब उसको खुशी मिल रही है अनुक्रिया करने पर, वो हैप्पी है, खुश है, तो क्या होगा, अधिगम अच्छा होगा, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया जो होगी अनुबंधन बहुत अच्छी होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर बच्चा असंतोष है, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अनुक्रिया करने में, उद्दीपक हासिल करने के लिए जो अनुक्रिया करने का तरीका है वो अगर सही नहीं है, उससे वो बच्चा असंतोष है, तो अनुबंधन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। जब अनुबंधन अच्छा नहीं होगा या बॉन्डिंग नहीं अच्छा होगा अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में, तो क्या होगा, उससे लर्निंग या अधिगम भी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वाला था जो है ये था प्रभाव का, परिणाम का, संतोष या असंतोष का नियम। तो दूसरी बात करते हैं अगर हम तत्परता के नियम से, तो तत्परता का नियम या फिर जो इसी को हम कहते हैं तैयारी, या इसी को हम कहते हैं प्रेरणा, या इसी को हम कहते हैं कि मानसिक तैयारी का नियम। मानसिक तैयारी के नियम से मतलब ये है कि अगर हम इस नियम को ध्यान से देखें तो मानसिक तैयारी का नियम मतलब कोई काम करने से पहले या कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बच्चों का एक मेंटल अट्रैक्शन जो होता है क्लास में, सब्जेक्ट के प्रति जो क्लास में होता है, पहले बच्चों को मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है कि मतलब जैसे कोई अल्फाबेट पढ़ाने जा रहा है, या कोई साइंस पढ़ाने जा रहा है, या कोई ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को,
तो पहले क्या जाता है, क्लास के उसके बारे में, विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है पहले बच्चों आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आज हम हाथी के बारे में पढ़ेंगे, आज हम घोड़े के बारे में पढ़ेंगे, घोड़ा कितना फास्ट दौड़ता है, ये सारी चीज़ें मतलब उसकी कुछ विचित्र बातें बताएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है मेंटली प्रिपेयर होगा उसको अधिगम करने के लिए या उसको लर्न करने के लिए। तो ये होता है मानसिक तैयारी के नियम। जैसे कि जैसे अगर आपके लक्ष्य के प्रति जैसे हुआ, इसकी अगर ध्यान दें तो प्राणी अगर अपने लक्ष्य के प्रति किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करता है, राइट, किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करता है या अनुक्रिया करने के लिए कोई तैयारी करता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रेरणा कहते हैं, राइट। तो यही जो है अधिगम, अगर ऐसा होगा, अगर बच्चा पहले से मेंटल प्रिपेयर हो गया है, तो अगर बच्चा मेंटल प्रिपेयर हो गया अधिगम करने के लिए पहले से ही, तो क्या होगा, अधिगम अच्छा होगा। लेकिन अगर उसकी मानसिक स्तर की अगर तैयारी अच्छी नहीं हुई, तो बच्चा क्या होगा, अधिगम करने में उसको काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और वो बच्चा अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये जो थे थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, और उसके बाद संतोष असंतोष या जिसी को हम कहते हैं प्रभाव का नियम, तीसरा जो था ये तत्परता का नियम था। इनके जो सेकेंडरी नियम थे वो सेकेंडरी नियम थे मिस्टर थॉर्नडाइक के, जो सेकेंडरी नियम थे वो 5 नियम थे, 5 गौड़ नियम थे। तो 5 गौड़ नियम हम देखते हैं क्या क्या थे वो। तो 5 नियम जो थे, सबसे पहला उसमें था बहुक्रिया। बहुक्रिया मतलब अलग अलग तरीके से की जाने वाली क्रिया जो होती है, अलग अलग तरीके से जब क्रिया की जाती है तो वो बहुक्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी थी आंशिक क्रिया, और तीसरी है जो है वो है मनोवृत्ति, और चौथी है सादृश्यता, और 5वीं है साचार्य। तो साचार्यात्मक नियम होता क्या है, आइए हम देखते हैं। मतलब बहुक्रिया तो आपको समझ में आ गया होगा। वापस जो है आइए चलते हैं, आंशिक क्रिया क्या होती है। आंशिक क्रिया मीन्स जैसे छोटी छोटी क्रिया करके जब अधिगम प्राप्त किया जाता है, या जब अधिगम या उद्दीपक प्राप्त किया जाता है, छोटी छोटी क्रिया के द्वारा जब अधिगम प्राप्त किया जाता है, तो इसी को हम क्या अधिगम किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया। अगर मनोवृत्ति की बात करें तो मनो और वृत्ति, तो मन का मतलब तो मस्तिष्क हो गया मनोविज्ञान में, और वृत्ति का मतलब क्या होगा, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम कहते हैं। तो मनोवृत्ति क्या होता है, ये जो थॉट्स हमारे दिमाग में बनते हैं, उस थॉट्स के जरिए जो है हम सक्सेस हमें मिलता है। मतलब एक पॉजिटिव, जो भी हम अधिगम करवाने जा रहे हैं उसके लिए बच्चों के मन में क्या होगा, एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, उससे क्या होगा, अधिगम काफी अच्छा होगा। दूसरी अगर फिर बात करें सादृश्यता की, तो सादृश्यता के हिसाब से क्या होता है, जो नवीन ज्ञान होता है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। मतलब जो भी हम नई ज्ञान दे रहे हैं वो क्या होता है, वो पहले जो अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो उसको, तो जो नया ज्ञान मिलेगा उस पुराने वाले ज्ञान से रिलेट करने के बाद जो है हम उसको बच्चों को काफी आसानी से लर्न करवा सकते हैं। तो ये क्या होती है, सदृशता। और साचार्यता की या साचार्यात्मकता की बात करें तो साचार्यात्मकता की बात क्या होती है कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए कि संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए, एकदम सीरियस होकर पढ़ाना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु के साथ हमें क्या होगा, एक अंतःक्रिया होनी चाहिए। जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ अगर अंतःक्रिया होगी तो उससे क्या होगा, एक तालमेल अच्छा स्थापित करना चाहिए। जो अंतःक्रिया होगी उससे तालमेल अच्छा होगा, और तालमेल अच्छा होने पे क्या होगा, अधिगम की काफी अच्छा जो है अधिगम लर्न होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, और व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ने के बाद हम उसको संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है हम देखेंगे जो भी टॉपिक बाकी रहेगा ये मैं अधिगम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।